इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पे भी डिटेल में बात होगी, उसके मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे भी बात होगी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात होगी। ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगना चाहिए। इट वाज एन ओपन एंड शट केस। अगर विनिंग ट्रैक आपने कंटिन्यू नहीं किया तो आगे प्लेऑफ में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आईएमएफ के प्रोग्राम का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होता है। पानी जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ अगर आप इस्तेमाल करें वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फलस्तीन। DGISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मार्का हक में तारीखी फतह पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का अमन की ख्वाहिश का इजहार, लेकिन अगर उकसाया गया तो पाकिस्तानी रद्देमल तेज, फौरी और तकलीफ दे होगा। हुकूमत सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। इसहाक डार दौरे चीन और बिलावल भुट्टो यूरोप के दौरे पर पाकिस्तान का पैगाम है अमन दुनिया भर में आम करने का मिशन। वजीर आजम का दौरा कराची के दौरान पाक बहरिया के जवानों से खिताब, हौसला बढ़ाया, कहा कि भारतीय फौज बरी और फजाई अफवाज से पिटाई के बाद बहरिया से लड़ने को तैयार नहीं हुई, वरना पाकिस्तान नेवी एक बार फिर ऑपरेशन द्वारका की याद ताज़ा कर देगी। नूर मुकदम केस में एक बार फिर गूंज, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर फौरी फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत का अहवाल प्रोग्राम का हिस्सा होगा। PSL में एलिमिनेटर्स मरहले के लिए लाइनअप मुकम्मल, फाइनल तक रसाई के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। अगले मरहले तक रसाई के लिए कराची और लाहौर टकराएंगे। प्लेऑफ मैचेस का आगाज बुध से होगा। और पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त। जापान में होने वाले ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मजहर महसूद ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। फखरे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोले में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा और बहुत ही शानदार हुआ होगा। बाय द वे, दिन का आगाज तो अच्छा और शानदार हो ही जाता है, फिर दिन जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे मौसम जो है वो कराची वालों को तपा रहा होता है। बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है। Until 7 o'clock in the evening it's very very hot। मतलब कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं, और ये हीट वेव के बाद एक और हीट वेव आ जाती है। पता नहीं वो कहाँ है बारिश, जिसका कहा था कि थोड़ी सी कराची में होंगी। नहीं ऐसा नहीं है। ये बारिश वैसे ही है जैसे भारत की धमकियां हैं, नहीं होगी, नॉट वर्किंग। और इस पे अब DGISPR ने भारत को एक बार फिर मुतनब्बे कर दिया है। तुर्क मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि तुम अमेरिका नहीं और हम अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। बिल्कुल, इलाकाई अमन के लिए इंडिया को हकीकत जल्द तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल ने जो ये अहम दिया है इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान किसी भी किस्म की हर्ज़ सराई नहीं चाहता, किसी भी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने उकसाया तो हमारा रद्द अमल तेज़ होगा, फौरी होगा, तकलीफ दे होगा। और अब इसी मामले पे पाकिस्तान न सिर्फ ये कि अस्करी मामले पे इस वक्त अपने आप को मजबूत कर रहा है, बल्कि सिफारती महाज पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ एक्सपेंडिंग इस टेंटिकल्स। तो हमने कल देखा कि वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वो पहुँचे दौरा चीन पे, और वो इस वक्त चीन में मौजूद हैं और यहाँ पे ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, इलाक़ाई अमन व सलामती, उस पर गुफ्तगू होगी। तो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट विजिट दिस वन। बिल्कुल, ये भी एक अहम विजिट यूँ भी है कि वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से उनकी एक तो मुलाकात होनी है। इस सूरत हाल में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये मुलाकात बहुत अहम समझी जा रही है। दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़, समझा ये जा रहा है कि तालिबान हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर मुत्तकी, उनसे भी वहाँ पर मुलाकात मुतवक्के है। आज उन्होंने वहाँ पहुँचना था और लेट्स सी कि क्या अपडेट्स उस हवाले से आ रही हैं। नोइंग कि इस वक्त रीजनली इंडिया क्या चाह रहा है, किस तरह से वो अपने साथ अफगानिस्तान को मिलाना चाह रहा है, क्या उनके प्लान्स हैं एज फार एज द मिलिटेंट्स आर कंसर्न दैट दे क्लेम आर फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वहाँ जाके भारत के जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर दहशतगर्दी की जा रही है उसके लिए। सो आई थिंक दिस मीटिंग, दिस 3 नेशन मीटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस। ये कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जो एक पूरी कमेटी बनाई गई है वो यूरोप का करेगी दौरा। तो ये तमाम तर जो सिफारती मामला इस वक्त चल रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर नहमाना हाशमी साहिबा। वेलकम करते हैं मैम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। नहमाना साहिबा, हमने थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम प्लेजर।
सो हमने देखा कि जिस वक्त भारत को ये सुक्की हुई उसके बाद उसने जगह जगह जाके और पुकार लगाई कि जी हम सिफारती तौर पे हम ठीक हैं एंड ऑल दैट, लेकिन उनका असर इतना हमें नज़र नहीं आया। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान, पहले बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत एक कमेटी बनाई गई है जो यूरोप का दौरा करेगी और वहाँ पे तमाम तर लोगों को आगाह करेगी। एंड देन कल का विज़िट, वी वुड लाइक टू बिगिन द टॉक विथ कल का विज़िट जो कि शुरू हुआ है चाइना का। इसाक डार वहाँ पे मौजूद हैं, कितना अहमियत का हामिल है मौजूदा तनाजुर में? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत एक अहम पेशरफ्त है और बहुत अहम आपने सवाल किया है। मैं आपके नाजरीन को ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही देरीना और बहुत ही गहरे हैं, और ये एक ऐसे ताल्लुकात हैं जिनकी ट्रेजेक्ट्री हमेशा अपवर्ड रही है, इसमें कभी भी बैकस्लाइड नहीं हुआ। और इसी की वजह से पिछले 75 साल से हम हर मौके पे चीन के साथ कंसल्ट करते हैं, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज हों, बायलैटरल इश्यूज हों, रीजनल इश्यूज हों, और हर अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और इसीलिए हमारे दर्जनों स्ट्रैंड्स हैं कंसल्टेशंस के वेरियस लेवल्स के ऊपर, और ये हमारी मुलाकातें मुस्तकिल जारी रहती हैं। और ख़ास तौर पे इस इतनी अहम डेवलपमेंट के बाद जिसमें आपने देखा कि चीन ने बहुत खुल के और बहुत ही मजबूत हमारी हिमायत की और कह दिया ये कि दुनिया में कोई भी अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट या सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी ने नज़र रखी तो हम फिर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देखें रीजनल डेवलपमेंट है। दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे उनका पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें बहुत ज़रूरी था कि हम अपने जो चीनी दोस्त हैं उनका न सिर्फ शुक्रिया अदा करते बल्कि जो उन हकायक हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बहुत अच्छी तरह मालूम भी है। लेकिन इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद ये तो मुमकिन ही नहीं था कि ये मुलाकात ना होती। और इसीलिए जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने दावत दी हमारे वज़ीर ख़ारजा को कि वो तशरीफ़ लाए। और इसमें बायलैटरल लेवल पे तो देखिए सब चीज़ों पे बात होगी। जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पे भी डिटेल में बात होगी, उसके मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे भी बात होगी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात होगी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे भी बात होगी। इसी तरह जितना हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप है और आगे जहां उसकी ट्रेजेक्ट्री जानी है उस पे भी बात होगी। खित्ते को इसने किस तरह से अफेक्ट किया है और रीजनल डेवलपमेंट्स जो है उन पे भी बात होगी, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी बात होगी। तो बायलैटरल लेवल पे तो पूरा गैम्बिट ऑफ रिलेशनशिप और पूरा कैनवस जो है उसका बगौर जायजा लिया जाएगा, और आगे की जो हिकमत अमली है और कोऑपरेशन है उस पे बहुत ही गहरी गुफ्तगू होगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना ने अफगानिस्तान के जो इस वक्त उनको भी इनवाइट किया है, और वो सेकंड फेज है, वो ट्राइलेटरल बातचीत होगी। और इसमें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब ये शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट और जब हमने पहला उनको जवाब दिया, जवाब नहीं दिया, रिएक्ट किया, डिफेंस किया, जवाब तो हमने बाद में दिया, तो उसके फौरन बाद ही आप देखें कि मेरे ख्याल है लोगों ने ज़्यादा तवज्जो शायद नहीं दी थी, बट एक अफगानिस्तान से बयान आया था कि पाकिस्तान के नाम के मगरबी सरहद पे पाकिस्तान की किसी किस्म की उनको परेशानी नहीं होगी या कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अब ट्राइलैटरल एक बातचीत होती। चीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है तालिबान से, और तालिबान डिस्पेंसेशन आने से पहले से इन्वॉल्व है। और इस पूरे अरसे में सब लोग वहाँ से चीन से चले गए, लेकिन चीन वहाँ अफगानिस्तान से चले गए, लेकिन आपने देखा कि एक हमारा सफारत खाना था, एक तुर्की और एक चीन था जो वहाँ पे मौजूद था,
और उनके जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहे हैं और अभी भी उनकी भरपूर कोऑपरेशन है और चीन का इस एरिया में काफी इन्फ्लुएंस है। तो उनका इस वक्त ये ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंस करना आई थिंक ये बहुत खुशाइंद बात है और इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान से नॉर्मल हों, बेहतर हों, हमारा नेबर है। और इसके बाद आई थिंक तालिबान डिस्पेंसेशन को भी ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया कहाँ खड़ा है और उनके यहाँ से जो प्रॉक्सी वॉर यहाँ होती है, जो टेररिस्ट यहाँ हमें आके हमारे मुल्क में तबाही बर्बादी कर रहे हैं, कि उनको किस तरह अब आगे टैकल करें और नहीं करेंगे तो फिर उसकी रेपरकशंस क्या होंगी। आपने अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन को उस्तवार करने की बात की इस अहम तरीन मीटिंग में, जिसके लिए यहाँ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार गए हैं, उनके साथ नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान भी मोहम्मद सादिक साहब भी मौजूद हैं। आई रियली हैव दिस क्यूरोसिटी, अगर आप इसे आंसर कर सकें, एड्रेस कर सकें, कि बार बार इंडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है और जो यहाँ से मिलिटेंट्स आप हमारे यहाँ इंडिया में भेज रहे हैं, अब हम उनका मुकाबला अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है उनसे रब्ता करके करेंगे। सो आई रियली वांट टू आस्क कि इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया क्लेम कर रहा है कि वो करने जा रहा है, ऐसे में फिर ये ट्राई नेशन डायलॉग किस तरह से देखती हैं आप चाइना में? देखिए, ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जैसे ही हमने सेल्फ डिफेंस का अपना किया था पहला दौर, उसके बाद ही अफगानिस्तान ने कह दिया था कि जी इस बॉर्डर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दैट मीन्स के उनको समझ आना शुरू हो गया है हमारी स्ट्रेंथ भी और इंडिया की वीकनेसेस भी। और इस वक्त आप देखें अगर तो इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान डिस्पेंसेशन बहुत स्मार्ट लोग हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत उनको दुनिया की भी समझ है और खित्ते की भी समझ है। ठीक है, उनका अपना एक तर्ज़े हुकूमत है, वो सब कुछ है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली सोए हुए नहीं है। तो आई थिंक वो भी ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस दफ़ा पूरी दुनिया में एक तन्हाई का सामना है इंडिया को। उनका कोई भी साउथ एशियन नेबर इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जिसको इंडिया इतना सपोर्ट कर रहा है और पेप कर रहा है, उसने भी इंडिया के हक में कोई बयान नहीं दिया। बांग्लादेश ने हमारे हक में दिया, बाकी सारे चुप रहे, बस सकली सबने हमें कहा कि जी वी आर विद यू। और जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त बिल्कुल एनसर्कल्ड है। वो जो था कि चीन को एनसर्कल करेंगे, इस वक्त उनके चीन के खिलाफ जो वेस्ट ने एक अपना बुलवर्क बना के खड़ा किया हुआ था इंडिया का, वो आइसोलेटेड है, वो एनसर्कल्ड है। तो देखिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ चीन की और ईरान की बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है और मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स जो उनका ऑयल का उनके साथ है और चीज़ों पे भी जो उनके एग्रीमेंट्स है। हमारे ताल्लुकात चीन के साथ, वो ईरान के साथ बहुत अब बेहतर तरीन होते चले जा रहे हैं। और जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, रूस जो अब देखें इंडिया का बहुत ही देरीना दोस्त है, वो भी इस वक्त उसने इंडिया के फेवर में कुछ नहीं कहा। और इस वक्त दुनिया को ये बावर करवा चुके हैं हम कि इंडिया के ये धोखे जो दावे होते हैं, धोखा दही जो वो करता है, झूठ बोलता है, इसको अब पाकिस्तान किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और अगर अब भी एक दहशतगर्दी की बात होगी तो बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, बात होगी पूरे कश्मीर की बात होगी तो पानी के को जो एज अ वेपन यूज कर रहे हैं वो उस पे बात होगी। ये जो इंडिया के अब उन्होंने चलाकियां चलाई हुई हैं, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई हैं। खास तौर पे जब से इंडिया ने अपनी जोन में आके तो कनाडा में देखें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स करवाई, अमेरिका में यूएसए में, और कहाँ उनको मुंह की नहीं खानी पड़ रही। और ऑस्ट्रेलिया से भी उनके 4 जर्नलिस्ट निकल गए। तो देखें एक तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया है इंडिया, पॉलिटिकली भी सोशली भी। मोदी साहब ने इंडिया का कर दिया है सत्यानाश। तो और दूसरी जो उनको ये घुमंड था कि शायद हम
मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है और वो उसका भी उसको पे बात करने की जरूरत उनकी ही नहीं। एरोगेंस का उनको जवाब मिल गया और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की जानिब से एरोगेंस दिया का भी गया जवाब है मिल और गया डिप्लोमेटिकली भी उनको हाँ, इस चीज़ का बड़ा जी नुकसान हुआ है। इनफैक्ट जो एज है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। नगमाना हाशमी साहिबा आपने हमारे मॉर्निंग शो के लिए वक्त निकाला। एब्सोल्युटली। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हम आपको ये बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत से लोग कहेंगे शहद की मक्खियों का आलमी दिन क्यों, तो जान लीजिए कि अब आपके और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इस छोटी सी मक्खी का बहुत ही आम किरदार है। प्लस ये कि कितना कुछ सीखने का इससे इनकी जो पूरी कॉलोनी होती है, द वे दे वर्क, द डिवाइडेड रोल्स के एक क्वीन होती है और उसके बाद लेबर्स होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। और सादिया एक चीज़ और एक जो मक्खी है, आपको पता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कितना शहद प्रोड्यूस करती होगी? एनी आइडिया? Tell me about it. 1 टीस्पून का 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ अ टीस्पून। तो अब मेरे और आपके नज़दीक ये कितनी छोटी सी चीज़ है, बट अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके और शहद बनाना, वो शहद जिसका ना सिर्फ ये कि उसकी शिफा के हवाले से कुरान में भी जिक्र है, बल्कि अब पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स मेडिसिन में वो इस्तेमाल भी होता है। और फ्रैंकली जब भी मुझे खांसी होती है तो मैं किसी कफ सिरप को मैं अवॉइड करता हूँ। एग्जैक्टली, और इनिशियली हम शहद की तरफ ही जाते हैं। काली मिर्च एंड और शहद को लेकर इतने सारे टोटके हैं ना, शहद को पानी में मिला लें वेट लॉस हो जाएगा, उसको दूध में मिला लें वेट गेन हो जाएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट द थिंग इज दिस कि शहद की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जितना जो कि अब मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, शहद की मक्खी हम जिसे कहते हैं, हनी बी जिसे कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन बंद हो रहा है। कुछ शहद उसको अपने लिए भी ज़रूरी होता है। सो हो ये रहा है कि हम इतना ज़्यादा शहद कंज्यूम कर रहे हैं, अब इतनी ज़्यादा जिस तेज़ी से आवाम बढ़ रही है दुनिया भर में, उसकी वजह से भी हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुँच रहा है। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल पीपल कि ज़रूर पढ़ें कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए शहद की मक्खी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसकी प्रोडक्शन के लिए और उसकी रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना। आपको पता है कि ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में? हाउ डू दे कम्युनिकेट? ये डांस करके कम्युनिकेट करते हैं। तो हम तो आपसे वैसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम आपसे यही कम्युनिकेट कर सकते हैं अल्फाज के जरिए। लेट द बी अलाइव, ब्रेक लेट इट डांस। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। खातून हज़रात, आपको याद होगा नूर मुक़द्दम केस, बहुत ही सफ़ाकाना किस्म का ये मामला था। इसमें अब अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये जारी थी समाअत और इस दौरान अदालत ने फैसले के खिलाफ अपीलों पर जल्द फैसला सुनाने का इंदिया भी दे दिया है। बिल्कुल, आज फिर से इसकी समाअत होनी है जिसपे नूर मुक़द्दम केस में अपीलों पर फैसले आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 20 जुलाई 2021 को नूर मुक़द्दम को इस्लामाबाद में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद से ये केस चल रहा है। अब हम 2025 में पहुंच चुके हैं, कई शवाहिद मौजूद हैं, कई वीडियोज़ और कई पिक्चर्स जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं इससे मुतालिक, लेकिन इसके बावजूद ये केस जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बट नाउ दैट द कोर्ट सेज कि जल्द अज जल्द इन अपीलों के ऊपर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। तो ऐसे में एक नई उम्मीद की किरण ज़रूर जागी है कि जल्द जो इंसाफ है वो मिल पाएगा नूर मुक़द्दम को। वालिद जो हैं शौकत मुक़द्दम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी साल हो चुका है और ये केस चलता चला जा रहा है। अब फाइनली ये आया कि जो भी अपीलें थी उनको अदालत ने कहा है कि जल्द से जल्द इन पे फैसला सुनाया जाए। हमें थोड़ा सा बताइएगा मज़ीद अदालत ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, कितने होपफुल हैं आपके अब ये मामला जल्दी निपटेगा? थैंक यू। वालेकुम सलाम। बोल टीवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको याद कि 20 जुलाई 2021 को हमारी प्यारी बेटी नूर हो गया था इस्लामाबाद में F7 सेक्टर में और उसके बाद एक तवील सफ़र हुआ। यहाँ केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में या F8 कचहरी में पहले होता था, तो वहाँ चला और ये 24 फरवरी 2022 को
सेशन कोर्ट ने सेशन जज अता रब्बानी साहब ने ज़ाहिर जाकर को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसके अलावा 2 उसके जो मुलाजिम थे, एक उनका गार्ड और एक माली इफ्तिखार और माली, उनको 10-10 साल कैद सुनाई थी। ये फिर जो है केस फिर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारी जो है उनके अपील सुनने के बाद 13 मार्च 2023 को न सिर्फ एक बल्कि 2 बार सजाए मौत सुनाई जाहिर जाकर को, और वो 2 मुलाजिम थे उनकी भी बरकरार रखी। उसके बाद कुछ अरसे केस जो है वो अपील में चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ सुनाई नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 मई को पहली बार उसकी हियरिंग हुई और 3 रुकनी बेंच जो है तश्कील दी गई, जिसके सरबराह मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं। ये सीनियर जजेस और बहुत काबिल एहतराम जजेस की बेंच बनी है, और उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था बड़े रोक टोक अंदाज में कि भाई अगले हफ्ते 19 को होगी और इसमें कोई नई तारीखें नहीं दी जाएंगी, कोई डेट नहीं चेंज होगी और कोई इल्तवा नहीं होगी अनलेस he said very clearly, unless जज का इंतकाल हो जाए या लॉयर का इंतकाल हो जाए खुदा खास्ता, या कोई ऐसी कोई बहुत अर्थ शेकिंग इवेंट हो जिसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले होता था और ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता था कि भाई जो पिटिशन लीव फॉर अपील PLA जो मतलब कि लीव फॉर अपील होती थी उसके 10-10 साल तक सुनाई नहीं होता था। ये एक बहुत सवालिया निशान था जुडिशरी पे, लेकिन मुझे बहुत एहतराम के साथ और बहुत ये एक बहुत खुशाइन बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक तब्दीली आई है और ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इससे पाकिस्तान के तमाम लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। श्योरली आज भी आई बिलीव हेयरिंग है। एक तो ये कि उसमें क्या आप आज की हेयरिंग के हवाले से, सेकेंडली मुझे आपसे ये जानना था कि अब जैसे आप नूर का केस है, आपकी बेटी का केस है, इस केस में एविडेंसेस बहुत क्लियर थी, चीज़ें बहुत सामने थी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये 5-6 महीने में मे बी जल्द से जल्द ये जल्दी से सॉर्ट हो जाएगा। बट देन वी हैव अ सिस्टम हायर कोर्ट एंड इस्लामाबाद कोर्ट है, देन द सुप्रीम कोर्ट है, उससे लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट्स हैं। सो ऑब्वियसली जो भी ऑपोजिशन में होते हैं दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि केस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आपने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में और इसकी जुडिशरी में यहाँ तक आने में क्या मुश्किलात का सामना करना है, विच यू रियली थिंक ये मसला अगर ना होता तो ये केस और जल्दी सॉर्ट हो जाता? बात आपकी सही है, दुश्वारियाँ तो थी, और स्पेशली जो शुरू में सेशन कोर्ट में आपको पता है पुरानी कचहरी, अभी तो कचहरी नई बन गई है, लेकिन पुरानी कचहरी का हाल बहुत बुरा था। जो F8 में जो पुरानी कचहरी थी वहाँ बैठने का, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। लेकिन काबिल तारीफ बात है वो सेशन जज अता रब्बानी साहब, वो उन्होंने 8:30 बजे पहुंच जाते थे और वो सब फरियादें सुनते थे लोगों की, मतलब हमारे अलावा और भी केसेस चल रही थे लोगों के, लेकिन उन्होंने यहाँ जो है फुल उनको अटेंशन दी और बहुत अटेंशन दी। सारे एक फेयर ट्रायल का जो है 200% ही कैरिड आउट है। जो विटनेसेस आते थे और हमारे विटनेसेस, उनके विटनेसेस आते थे, और सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से हुई जिसमें सीसीटीवी कैमरा जो है उनके घर के खुद का सीसीटीवी कैमरा था, उनके घर में लगता था वो लगा हुआ, उसकी फोटोग्राफिक टेस्ट हुई सारी, उनकी जो है जो बाकी सब जो है फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह और सारी साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो है इसको एविडेंस के साथ ये इसको जो है ना इसकी जांच पड़ताल की गई और थरो ताकि ट्रायल किसी को ये बताइएगा कि इनिशियली जब ये केस बिल्ड होना शुरू हुआ था तो बार बार ये बात की जा रही थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ऑल दीस 3 years आई एम टॉकिंग टू, सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि बार बार ये बात की जा रही थी कि दूसरी जानिब से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश बहुत की जा रही है। जस्ट वॉक मी थ्रू कि क्या ऐसा हुआ था, बिकॉज बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि केस टूवर्ड्स द एंड आ जाता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इतनी मुश्किलात होती है और उसी की वजह से केस का जो फैसला है वो डिले हो रहा होता है।
हाँ, वो बात ये है कि एविडेंस देखिए उसको कलेक्ट करने के लिए, वरना तो देखिए ये तो हर एक ने कहा था ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगना चाहिए, इट वाज एन ओपन एंड शट केस। लेकिन बात ये है कि ताकि एविडेंस वगैरह सारी कलेक्ट हो, सारे जो है लोगों को कोई ये ना हो कि फेयर ट्रायल नहीं दी गई। यहाँ तक कि इनके जो डिफेंस के ज़ाहिर के जो वकील थे, ये कुछ लाहौर से कुछ इस्लामाबाद से आते थे, तो उन्होंने अता रब्बानी साहब ने पूरा ताउन किया कि उनको जो डेट मांगते थे वो डेट उनको देते थे सारी, मतलब कि उनको, ताकि किसी तरह के किसी को शक ना हो। और सारा जो है इन्होंने जो है उसकी तफसीलात जो है वो सारी साइंटिफिक इस पे ये की है, ताकि ये जो है जिस इस पे पहुंचे। बात ये है कि जाहिर बात है ये 7 महीने तो लगे, मैं समझता हूँ कि 7 महीने के बजाय शायद 3-4 महीने भी हो सकता है, लेकिन एक मसले होते हैं जो ये होते हैं विटनेसेस, वो अवेलेबल हमारे तरफ से तकरीबन 19 विटनेसेस थे। उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है, उसका दूसरे टीम्स होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, हर एक की तो जज के सामने उनको वो देना पड़ता है, अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो एंड यू नो, और फिर हाई कोर्ट में जाके जो है अतर मिलना साहब चीफ जस्टिस, other 1000 billion things as well, because स्टेट में के जो कोर्ट है उसमें और केसेस भी लगे होते हैं, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होता है। फाइनली ये चीज अच्छी हो गई है, हेयरिंग फास्ट करने का कहा है। थैंक यू सो मच सर, और हम भी पूरी कौम की तरह के इंसाफ जो है इसमें पूरा हो और भरपूर हो। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और कल PSL 10 के जो मैच था, आखिरी लेग मैच था, और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो किया है कराची के साथ, एक तो 79 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन पहली इनिंग्स में इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। साहबजादा फरहान, एलेक्स हेल्स का कमबैक तो, और जो कॉम्बिनेशन बना कल ओपनिंग का वो बड़ा जबरदस्त था। साहबजादा फरहान वाज ऑल क्लास, लेकिन एलेक्स हेल्स ने हाय गॉड क्या कमाल किया है। तो अब इसके बाद कोई इंच नहीं छोड़ा ग्राउंड का जहां उन्होंने शॉट्स ना खेली हो। He was just playing tremendous all around the ground. क्या शानदार बैटिंग, क्या शानदार बैटिंग, ना सिर्फ जस्ट साहबजादा फरहान बट जिस तरह से एलेक्स हेल्स खेल रहे थे। I so wanted कि उनकी कल सेंचुरी मुकम्मल होती, because he was playing so good कि उनको थोड़ा और देखना था। लेकिन उसके बाद एक तो जो कराची वालों की हुई है बॉलिंग में, और उसके बाद जो फिर उन्होंने बैटिंग में की है, मेरे ख्याल से वो इनिशियली आप जीते हुए थे, इनिशियली उन्होंने कह दिया था कि भाईजान 250 हमारे बस की बात नहीं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। यालाबारी हेलस्टॉर्म जो है वो 2 महीने पहले गालिबन हुई थी इस्लामाबाद में, लेकिन कल जो एलेक्स हेलस्टॉर्म हुआ है ना, ओ हो तबाही बर्बादी फेर दी है। मतलब कि इससे हमारे बैट्समैनों को सीखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तानी ग्राउंड्स पे और पिचेस पे कैसे खेले, आप शुरू के 6 ओवर कैसे इस्तेमाल करें, एंड देन फिर जब बाकी बॉलर्स आएँ तो उनके साथ भी वही बेरहमाना रवैया अपनाएं जो आपने पहले 6 ओवरों में किया था। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एलेक्स हेल्स ने कल जो बैटिंग की, और अगर आप उनकी बैटिंग देखें, टेक्निकली मैं देखता हूँ सबकी बैटिंग, तो एलेक्स हेल्स ने कल कोई अपना बैकलिफ्ट को यूज नहीं किया, बड़ा सिंपली वो पुश कर रहे थे और टाइमिंग कर रहे थे। ये बड़ी चीज होती है। अच्छा, एलेक्स हेल्स जो है इस वक्त सिर्फ फ्रेंचाइज लीग खेलते हैं, वो काउंटी नहीं खेलते, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन वो फ्रेंचाइज लीग खेल के भी इतने माहिर हो गए हैं कि उनको पता है कि बॉलर्स ने बॉलिंग कहाँ करनी है। और अगर आप तीनों में कितना खेला है, देखिए पाकिस्तान में तो वो PSL कंटिन्यू खेल रहे हैं। PSL के फर्स्ट फेज में नहीं आ सके थे, वो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो T10 लीग वगैरह खेल रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात आप ये देखें, अभी तीनों मैच जो लास्ट हुए हैं उसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने बड़ा स्कोर किया है, उसने वो एडवांटेज लिया है। अगर पेशावर असेंबली का मैच लाहौर से देखें तो पेशावर ने टॉस जीत के उनको बैटिंग दी और उन्होंने वही असर किया, और कराची का जो कल असर हुआ है वही कराची ने पेशावर का किया। समझ आया हैदर साहब, आपको समझ आया व्हाई डिड वार्नर चूज टू फील्ड फर्स्ट? आई मीन, और आल्सो वार्नर का मुझे ओवरऑल कप्तानी मुझे समझ में नहीं आई। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, बट आल्सो ना उन्होंने स्पिनर्स को टाइमली यूज किया जो हमने शादाब को फिर करते हुए देखा। बिल्कुल सही बात है, वो स्पिनर्स को भी यूज नहीं कर पाए, शायद उनका स्पिनर्स पे कोई ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि टीम थोड़ी सी रिलैक्स थी कराची की,
क्योंकि उन्होंने प्लेऑफ में जगह बना ली थी, तो वो रिलैक्स हो गए थे। अब लेकिन जो चांस था उनका ये था कि 2 मैच खेलने का, वो चला गया। अब इस्लामाबाद के पास 2 मैच का चांस है, जैसे कोयटा के पास है। अगर वो हार जाते हैं पहले क्वालिफायर में, तो सेकेंडली उनके पास एक और चांस होगा। अब कराची के पास नहीं, कराची और लाहौर जो है उनमें से एक टीम ने थर्सडे को मैच खेल के बाहर चले जाना है, तो ये चांस कराची ने खो दिया है। लेकिन कराची की मजबूरी जो बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग कल थी, वही सेम नजर आ रही थी जो एक दिन पहले पेशावर की थी। बिल्कुल गलत फैसले, गलत बॉलिंग, फील्डिंग में गैप्स। आपको आखिरी ओवर याद है हैदर साहब? What was it? पता नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। इवन ओवर थ्रो के रन अलग मिल रहे हैं, 22 के पता नहीं क्या कर रहे थे आखिरी ओवर। The last over summed up the whole match for KKs. Exactly. देखिए ना, जो मतलब समझ में नहीं आ रहा था गेंद कहाँ जा रही है, बैट्समैन कहाँ नजर आ रहे हैं, फील्डर कहाँ है, मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ द सेंस हो गए थे, ऐसा लग रहा है। Yes. I agree. आउट ऑफ द सिनेरियो हो गए थे बिल्कुल, कि समझ में नहीं आ रहा था। इतना 240 प्लस जब हो जाता है तो आप उसके बाद बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। हालांकि देखिए, इस्लामाबाद से ज्यादा कराची को एज हासिल था। एक, उनके चांसेस ज्यादा बेटर थे। दूसरा, उन्होंने 250 रन भी नहीं बनाना था। अगर वो उस सोच के साथ बैट करवाते इस्लामाबाद को और उनको 200 तक कंटेन करने की कोशिश करते, तो भाई 165 पर उनको जीत जाना था। उसके बावजूद इस्लामाबाद हारती हुई भी आ रही थी, उसके बावजूद भी आप हार गए। बिल्कुल सील कर सकते थे उनको। कल एक और टीवी में बैठा मैं यही बात कह रहा था कि इस्लामाबाद 4 मैच हार कर आ रही है, कराची 2 मैच जीत कर आ रही है। कराची को विनिंग ट्रैक अपना कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये बड़ा, अगर विनिंग ट्रैक आपने कंटिन्यू नहीं किया तो आगे प्लेऑफ में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और इस्लामाबाद ने अपना गियर चेंज कर लिया। इस्लामाबाद जो 4 मैच हार कर आ रही थी, एकदम चेंज हो गई। शायद शादाब के आने की वजह से हुई, एलेक्स हेल्स की वजह से आने हुई। हालांकि उनका इस्लामाबाद फैक्टर, क्योंकि लाहौर में वो नहीं अच्छा कर रहे थे, मे बी वो जो ब्रेक मिला है उसकी वजह से। एब्सोल्युटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जो बैकबोन चली है साथ में, उनके पहले 5 में जैसन होल्डर वो नहीं थे टीम में। जैसन होल्डर ने बड़े अहम मौकों में विकेटें भी दिलाई, रन्स भी किए, सब लेकिन कुछ इस किया। मौके पर हैदर साहब, अहम बात ये, इस्लामाबाद शुड स्टिक टू दिस टीम नाउ, बिकॉज इतने ज्यादा चेंजेस वो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। पता नहीं क्यों, जब वो जीत रहे थे तब भी, जब वो हार रहे थे तब भी। नाउ दैट दे हैव मेड अ कमबैक, एक्चुअली ये एक हमारी डिस्कशन चलती है डेटा एनालिस्ट की। इस्लामाबाद जो है डेटा पे बड़ा जोर देता है, तो शायद वो इस डेटा की वजह से चेंजिंग करते रहते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो ऑन द ग्राउंड समथिंग डिफरेंट, और यही चीज है। अब इस्लामाबाद के लिए जो है एक तो चांस भी 2 मिल गए, और टीम भी उनकी बन गई है, कॉम्बिनेशन भी बन गया है, और उनका नया कॉम्बिनेशन है वो सेट हो गया है। अब कोयटा को परेशानी होगी, जो नया फर्स्ट क्वालिफायर होगा कोयटा परेशान होगा एलेक्स हेल्स की कल बैटिंग देख के, और उनको कुछ नया करना पड़ेगा। वैसे कोयटा की सबसे अच्छी जा रही है, तो हो सकता है कि एलेक्स हेल्स की मैं आपको एक बात बता दूं, वो एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, 5-6 इनिंग खराब खेलते हैं। अब देखते हैं कि वो अगली इनिंग्स कौन सी अच्छी खेलते हैं। बट आई थिंक इस्लामाबाद को ना साहबजादा फरहान की कंसिस्टेंसी की जरूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया हैदर साहब फॉर योर टाइम, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे। आई होप के अच्छा हो, और कम से कम फील्डिंग अच्छी देखने को मिले। फैसल, इट्स पैथेटिक पीस ऑफ फील्डिंग फ्रॉम ऑल द टीम्स, सब भी बहुत बुरा कर रहे हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो पाकिस्तानी फील्डर्स को देख के इंटरनेशनल फील्डर्स भी अब कैच छोड़ने लगे हैं। चले, इस पे तो मजीद बात करते ही रहेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा शादिया, आपने कभी कश्ती वगैरह का सफ़र किया है? कराची में? कराची में और कराची से बाहर भी। एक्चुअली आई हैड मोर फन कराची से बाहर, बिकॉज वहाँ पर तो आपको पता होगा कि जो एक होती है बोट, एक होती है टग बोट। यस। सो टग बोट जो होती है उनका ज़्यादातर काम ये होता है कि जो माल बरदार जहाज़ हैं उनके सामान लाना ले जाना होता है। ठीक है, अब हुआ यह है कि KPT यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से टग बोट्स को किया जा रहा है आउटसोर्स, और जब करेंगे ये आउटसोर्स तो उसमें जो मुलाजमीन है जिनकी तादाद तकरीबन 600 से ज़ायद है, उनका रोज़गार लगा है दाव पर, और अखराजात जो है वो दुगने होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वजह से ये काम किया जा रहा है। तो अब ये सब
क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे असल वजह क्या है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। कफील, ज़रा बताइए इस खबर की डिटेल के क्यों किया जा रहा है ये, कितने लोग इससे मुतासिर होंगे, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए फैसल, ये फैसला उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में कुछ इदारों में जो है वो लोगों को जो है वो उनको जो है वो साइडलाइन करके जो है वो ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं कि जिनसे जो है वो अखराजात भी हो जाएं और मामला भी जो है वो सेट हो जाए। तो ये एक मामला भी अनोखा सामने आया जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जो 4 नई टग्स हैं उनको ठेके पर आउटसोर्स करने का जो है वो फैसला किया गया है। और इससे मैं आपको बताऊं कि बराह रास्त जो 600 मुलाजमीन हैं जो कि ड्राइवर भी हैं और जो दीगर मुलाजमीन है जिसमें अफसरान भी शामिल हैं, उनके सीधे जो है वो 600 खानदान मुतासर होने का जो है वो खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो अगर हम बात कर लें और जो जहाज़ों पर जो लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है टैक्स, अब उनको आप ये समझिए कि बाहर के लोग लाकर जो है उनको ऑपरेट कराया जाएगा। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जो आउटसोर्स है, ये बताइएगा कि असल वजह क्या है जब हम बनाए नहीं जा रहे, जबकि जो 4 नई टैक्स हैं उनको जो है ये इसको जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से जो हमारी पोर्ट जो केपीटी वर्कर्स जो यूनियन है उनके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो इस वक्त पोर्ट कासिम पर जो है वो 4 आपको आवाज आ रही है जो कि बाहरी ममालिक करते हैं, तो उस पर जो है वो जिस सालाना है 700 मिलियन। मुझे ये समझना है कि इसको आउटसोर्स करने की वजह क्या है, हम आउटसोर्सिंग की तरफ क्यों जा रहे थे, हमें क्या प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, हमें नुकसान हो रहा था, टगिंग का काम ठीक से नहीं हो रहा था। What exactly happened over here and why are we going towards the outsourcing of tug ships? देखिए मुलाजमीन से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर ना सिर्फ यहाँ की जो मुलाजमीन है वो खासे बासलाहियत हैं बल्कि पेशेवराना है, महारत के साथ काम भी करना जानते हैं और 25-30 सालों से जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये अनोखा फैसला जो है वो बोर्ड की जानिब से जो है वो सामने आया। और अगर हम बात कर लें पोर्ट कासिम की तो वहाँ इन टैक्स को ऑपरेट करने में जो कि बाहर के लोग करते हैं वहाँ पर 700 मिलियन रुपीस खर्च आते हैं, जबकि केपीटी पे ओनली 200 मिलियन रुपीस जो है वो खर्च आते हैं। तो इस पर ये जो है वो किया जा रहा है और ये जो है इन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है वो मुतालबा किया कि इस फैसले पर जो है वो नजरसानी की जाए और इसको जो है वो वापस दिया जाए ताकि जो इस वक्त मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है वो जो है वो खत्म की जा सके। और इस हवाले से जो वर्कर्स हैं उनका यही कहना है कि खुदा इस फैसले को वापस किया जाए, इसलिए कि वो बरसों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये फैसला सामने आया तो अब इनको आउटसोर्स करने का मतलब ये कि बराह रास्त इनको हटा के नए लोगों को लाया जाएगा। के ऊपर ये शिप्स जो है आउटसोर्स हो रही हैं कफील, और जो ऑपरेटर्स हैं वो भी शामिल होंगे जो इससे मुतासिर होंगे। ठीक, कौन सी पोर्ट्स के ऊपर ये शिप्स आउटसोर्स हो रही हैं, कितनी शिप्स हैं? देखिए जिस वक्त अगर हम बात कर लें तो ये 4 टग्स हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट पे और टोटल ये जो है वो 8 थे, लेकिन इसमें 4 जो है वो खराब हैं और 4 जो नई टग्स हैं उनको आउटसोर्स करने का जो है वो फैसला किया जा रहा है, जिसके बाद इस वक्त मुलाजमीन में खासे जो है वो खदशात जो है वो पैदा हो गए। अच्छा कफील, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनिशियली केपीटी को भी उस लिस्ट में डाला गया था कि जिसमें सबने प्राइवेटाइज होना था तमाम इदारों को, लेकिन इसलिए उसको इस लिस्ट से निकाला गया क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि इदारा तो प्रॉफिट में था, उसके बावजूद आप बता रहे हैं 8 में से 4 टग बोट जो कि ख़राब हैं, जिन पे बेसिकली काम होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो 4 नहीं है अब उनको भी जान छुड़ाई जा रही है उनसे। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मामला पीछे कुछ और है। देखिए मामला कुछ ये होगा, जिस तरह ये आपने प्राइवेटाइज की बात की तो वो अपने ग्रेजुअली जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसमें ये अमल जारी है। दूसरी जानिब अगर ये जो अभी फैसला सामने आया है इसके लिए जो है वो अगर हम पास के जो मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो खासी कोशिशें की लेकिन वो नहीं हो सका था। लेकिन अभी जो वफाकी वजीर जो आए हैं नए जुनैद अनवर चौधरी साहब, उसके बाद ये बोर्ड की तरफ से ये फैसला सामने आया है और ये इस वक्त जो मुलाजमीन में बेचैनी है वो इसी फैसले के हवाले से है कि ये आया ये फैसला अचानक क्यों कर लिया गया। और ये दूसरा ये कि जो इस वक्त अगर इनकी बात कर लें जो अफसरान 25-30 सालों से हैं उनमें ये है कि उनकी अब नौकरियों का क्या होगा, क्योंकि इसमें क्लैरिटी मजीद आनी चाहिए और कोई भी ऐसा हो उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती फिर वहाँ पर करप्शन के सवाल उठना शुरू हो जाते हैं और 600 लोगों की नौकरियां हैं जो साल से यहाँ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक कोई जवाब तो होना चाहिए, कोई क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कफील, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेल यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मजीद करेंगे बातें, तब तक के लिए सी यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और बात यह है कि बजट आने वाला है।
जो नया माली साल का बजट है 2 जून को पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि आप अपना बजट और मुल्क अपना बजट बनाए, ये सुन लीजिए कि जिनके साथ शराकतदारी में बजट बनना है उन्होंने शराइत क्या लगाई हैं। 11 नई शर्तें IMF की तरफ से आयद हुई हैं और मजमूई आमदन जो है 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ और क्या क्या शराइत हैं, एक एक करके इस पे अब ज़रा नज़र डाल लेते हैं। 11 शराइत हैं, अब वो किस तरह पूरी होंगी ये तो हम एक्सपर्ट से जब बात करेंगे। सो द फर्स्ट वन, जो सबसे पहली शर्त है वो ये कि जो बजट को IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत बनाकर पार्लियामान से मंजूर करने का ये अहम मुतालबा है और इसके साथ साथ जो माली साल 2026 के बजट की पार्लियामानी मंजूरी है वो IMF से तयशुदा अहदाफ के मुताबिक जून 2025 के आखिर में हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसको लाजिम करार दिया गया है। ये तो हो गई पहली शर्त। पहली शर्त इतनी भारी है। अब दूसरी शर्त पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स। अब ज़राए आमदन पे है उस पर नया टैक्स लागू करने के लिए एक जामा प्लान बनाने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान जिसको 60 से 70% ज़राअत पे डिपेंड करता है, ऑल्दो कि वो आजकल सेक्टर थोड़ा नीचे जाता जा रहा है, बट स्टिल जब इतना बड़ा सेक्टर है तो उससे आप जान के हैरान होंगे कि टैक्स कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से टैक्स इम्बैलेंस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो रिटर्न फाइलिंग है, टैक्स नादहिंदा की शनाख्त है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसमें बेहतरी लाने में भी आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से जो टैक्स नादहिंदा जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे भी जो है वो शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। नंबर 3 है गवर्नेंस एक्शन प्लान, किस तरीके से आप मामलात को लेके चलेंगे, हुकूमती जो कमज़ोरियाँ हैं उनकी इस्लाह, उनको बेहतर करना, कहाँ पे वो लीकेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको बेहतर करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन जो कि IMF ने लगाई है, चौथी शर्त क्या है, एंड देयर यू गो। चौथी शर्त है हुकूमत जो किफ़ालत प्रोग्राम में इजाफा, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है प्रोग्राम में महंगाई के तनाजुब से इजाफा करने की भी मांग की गई है। जो आजकल जहाँ पे पेट्रोल और डीजल और अशिया खुरनोश के रेट जा चुके हैं उसके हिसाब से जो किफ़ालत प्रोग्राम है जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सबसे अहम है, उसकी मद में जो दी जाने वाली रकम है उसको बढ़ाने का भी मुतालबा किया गया है। नेक्स्ट जो है शर्त नंबर 5 क्या है उसको आपको बताते हैं। शर्त नंबर 5 जनाब आली वो ये है कि 2027 के बाद मालियाती शोबे में हिकमत अमली पर मबनी जामे मनसूबा बनाने के लिए कहा गया, यानी कि वो मालियाती शोबे जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ देखते हैं उनमें भी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, उनमें भी रद्दोबदल करने की ज़रूरत है। और 2028 के बाद जो इदारा जाती ज़ाब्ता फ्रेमवर्क की डिमांड की गई है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसको भी कैसे इस्लाह उसकी की जाएगी, इस पर भी बात की गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो कि है शर्त नंबर 6, और वो शर्त जो है वो भी बड़ी अहम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम आपको 5 जो है शराइत उसके हवाले से आगाह कर चुके हैं और ये वो तमाम शराइत हैं जिनको लेते हुए अब बजट बनाना है। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन प्लीज़, सो दैट हम नाज़रीन को बता सकें कि अगली जो है वो शर्त क्या है। 11 शर्तें इन टोटल जो है वो रखी गई हैं और इन तमाम की तमाम शराइत को पूरा करना है, तभी ये माली साल का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जिसका रोना हम सभी रो रहे हैं, तवानाई का शोबा। इसमें क्या इस्लाहात होंगी? पाकिस्तानी जो है वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम बिजली जो है उस हमें सस्ती दी जाए, लेकिन क्या ये बजट इस हवाले से रिलीफ फराहम करेगा? क्योंकि जो शर्त लगाई गई है वो ये कि जुलाई तक बिजली और गैस के नरखों की सालाना नज़रसानी का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। सो दिस इज़ बिग एज वेल। सालाना जो नज़रसानी है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले जारी करना पड़ेगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और वो है अगेन शोबा तवानाई से रिलेटेड, गैस की नरखों की शिशमाही बुनियाद पर एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा। क्या इसका मतलब ये है कि गैस मज़ीद महंगी से महंगी होती जाएगी? वल्लाह आलम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और जो कि 8वीं शर्त है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तवानाई के हवाले से तो हमने बात की, अब 8वीं शर्त जो है अगेन वो तवानाई के हवाले से है। एक और बड़ा मसला, कैप्टिव पावर लेवी ऑर्डिनेंस। मुस्तकिल कानून बनाने के लिए कानून साजी करनी होगी, यानी कि यही वो दर्द सर बना रहा है पाकिस्तानियों के लिए, कैप्टिव पावर लेवी ऑर्डिनेंस। और अब ये सिर्फ ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा, इसको बाज़ाब्ता कानून बनाया जाएगा, विच इन टर्न मीन्स कि शायद दोबारा बिजली जो है वो मज़ीद महंगी होगी। ये तो खैर हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि है नवी शर्त, और नवी शर्त जो है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू शोबा तवानाई, और बिजली के बिलों में जो कर्ज अदायगी का सरचार्ज है उसको ख़त्म करने के लिए जून के आखिर तक की डेडलाइन दी गई है।
तो अब देखते हैं कि ये कितना कारगर साबित होता है। जब इससे पहले की तमाम शराइत इस चीज़ का नोटिफाई कर रही थी कि शायद बिजली की कीमतों में इजाफा हो, तो क्या ये करने से बेहतर हो सकते हैं इस्लाहत? आपने अब तक देखा कि तवानाई के शोबे पे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तवानाई के शोबे पे सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आप भले से ये तो कह लें कि इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई बढ़ने की शरह हमने कम कर दी, लेकिन जब तक तवानाई के मामला ठीक नहीं होंगे तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि शोबा तिजारत और सरमायाकारी और इनकी डीरेगुलेशन। पाकिस्तान जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं उनको जो मराद दी गई हैं सनती जोन्स को, उनको 2035 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। यानी कि अगले 10 सालों में आपको कोई मराद नहीं दी जाएंगी, आपको इंडिजिनस होना पड़ेगा और आपको अपनी मदद आपके तहत ये तमाम तर मामला चलाने पड़ेंगे। जो स्पेशल आपको मराद दी गई थी उसको जो है लेकिन यह है कि 10 साल का प्लान है, उस 10 साल में आपको ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म करनी होगी। एंड द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोबा तिजारत और सरमायाकारी में डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी। और वो क्या है कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उनकी कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये कानून साजी जुलाई के आखिर तक करना होगी। तो ये वो तमाम तर शराइत थी, वो 11 शराइत हैं जो कि IMF ने इस वक्त लगाई हैं और इम्पोज की हैं, और इसका जो अब इसको फॉल आउट कह लें, इम्पैक्ट कर लें, वो बजट में क्या आएगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं माहिर माशियात चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 11 शराइत हैं सर जो कि IMF ने इसमें इम्पोज की है, और उसमें से कम नहीं तो ज़्यादा तकरीबन 5 हैं जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, वो शराइत जो हैं एनर्जी सेक्टर से जो नथी की हैं, उससे हम आम आदमी क्या मतलब ले कि क्या एनर्जी सेक्टर में प्राइसेस दे आर गोइंग टू सोर अगेन? देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी मईशत की जो तरक्की की राह में रुकावट है, वो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो एनर्जी की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं वो हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए IMF जो है वो शुरू से ही दबाव डालता रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपने सर्कुलर डेट को कम करें। ये जो गर्दिशी कर्जा आपका मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और उन एफर्ट्स की वजह से आप देखें कि ये माली साल गुजर रहा है 2024-25, उसमें गर्दिशी कर्जे में इजाफा जो पहले बेदरेग हो रहा था उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ठहराव आया है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए IMF अब मजीद ये चौधरी जी हमारा वो अच्छा परफॉर्म करे। पावर सेक्टर अगर अच्छा, ना सिर्फ ये कि हमारे बिजनेस सेक्टर, हमारे कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए भी एक आसानी का बाइस बनेगी, तो इसलिए पावर सेक्टर की इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ जो हमारे यहाँ कैपेसिटी चार्जेस है वो तकरीबन 2000 से 2200 अरब रुपए के लगभग हैं जो एनुअली हम पे कर रहे होते हैं। तो उनमें कमी लाने के लिए जाहिर है हुकूमत को मुख्तलिफ IPPs के साथ नेगोशिएट भी करना है। उसके बाद अगर सब्सिडीज दी हुई ख़त्म करना है। फर्दर ये कि जो लाइन लॉसेस हैं, जो हुकूमत करप्शन है, जो बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा होता है, वो अल्टीमेटली तो यही होता है ना कि लोग बिजली जो है वो चोरी करते हैं या लाइन लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो IMF का ज़्यादा फोकस इसी तरफ है कि लाइन लॉसेस में एक तो कमी की जाए, दूसरा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो है वो जो बिजली है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए। और जो डिस्कोज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन, दैट इज़ अनदर बिग इशू, और इस मरतबा जो है वो ज़्यादा चैलेंज जो है वो हुकूमत को यही होगा कि ये डिस्कोज को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाए, ताकि जो पुअर मैनेजमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसमें करप्शन के एलिमेंट्स हैं, उनको कम किया जाए। तो ये 5 जो शराइत स्पेशली जो IMF ने एनर्जी सेक्टर के ऊपर रखी हैं, ये ज़्यादातर इसी को ही एड्रेस कर रही हैं। राइट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे जब हम बात करते हैं, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक किस तरह से काम करी है, कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, प्राइवेटाइजेशन के जाने के बाद मसाइल मज़ीद बड़े हैं। टैक्स कलेक्शन की एक तो ये मुझे समझना है कि ठीक है आप किसी भी इदारे को प्राइवेटाइज तो कर देंगे, लेकिन उसको करप्शन से पाक रखने और स्टेट के नीचे वो सही तरीके से काम करती रहे, सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करती रहे, एक तो ये हम उसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए।
जब तक वो नहीं होगा तो किस तरह से वो ट्रांसफ़र होगा आम आवाम तक। दूसरा मुझे ये समझना है कि हम अब दोबारा ये बात करें कि टैक्स फाइलिंग और ये सारी जो है टैक्स रिटर्न जिसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, इट टुक अस 5 years, लेकिन अभी तक हम अपना हदफ नहीं पूरा कर पाए हैं, तो हमें और कितने साल लगेंगे यहाँ तक आने में? अच्छा, टैक्स के पहले आपने जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो पूछा है कि ये डिस्पोज को जो है ना प्राइवेटाइज करना, देखिए KESC जो है ना वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन चूंकि आपको पता है वी आर इन IMF प्रोग्राम, और IMF के प्रोग्राम का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होता है। वो जज्बात को या उसके जो सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं उनको IMF कंसिडर नहीं करता कि जी इससे एक खास तबके के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ जाएगा या एक खास तबके के ऊपर कम बोझ पड़ जाएगा, गुर्बत में इजाफा होगा या बेरोजगारी में इजाफा होगा, तो IMF इन चीजों को कंसीडर नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस हवाले से अगर जो है ना वो तो इसी बात के ऊपर फोकस कर कि आप इनको डिस्पोज को प्राइवेटाइज करें, और जब वो प्राइवेटाइज करेंगे और कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर, मेरा तो बहुत ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि कोई डिस्पोज को ले, लेकिन बहरहाल अगर कोई लेगा भी तो जाहिर है वो भी उसमें से अर्निंग के लिए लेगा ना, तो अर्निंग के लिए जब वो लेगा तो पहले उसको लॉसेस कम करना पड़ेंगे, और लॉसेस कम करने का तरीका फिर जाहिर है यही है कि या तो आप लोड शेडिंग एरियाज में करें जहाँ बिजली चोरी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इफेक्टिव करें। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि IMF हैज नथिंग टू डू विद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज। दूसरा जो आपने बात की है वो FPR के हवाले से की है कि जो टैक्सेस का जो है हमारा सिस्टम, देखिए काफी हद तक रिफॉर्म जो है वो टैक्स में अभी तक IMF जो है ना वो प्रपोज कर चुका है। उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो था कि FPR का जो पॉलिसी डिवीजन है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है उसको सेपरेट करना है, जो ऑपरेशनल जो सेगमेंट है FPR का उसको सेपरेट करना है। उसकी बेसिक यही है कि जो जिसने टैक्स कलेक्ट करना है वही अगर पॉलिसी बनाएगा तो ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन उसके बाद जो ज्यादा फोकस जो हुकूमत कर रही है वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर कर रही है, जबकि IMF ये कह रहा है कि आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं। जो लोग ठीक है, ज्यादातर लोगों को आपको फाइलिंग की तरफ लेकर आए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे पे और अपना एनालिसिस पूरी नॉट ओनली अबाउट ब्रिंगिंग इन द फाइलर्स ना, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग इन वो लोग जो कि देते ही नहीं, जो इवेजर्स हैं भाई। और ये सिर्फ ये आम आदमी नहीं है, और उसमें ज्यादातर इंसान वही लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े पैसे कमा रहे हैं आम आदमी की ज़बान में, यू नो, नॉट द पीपल जो सैलरीड है। तो ना लोगों को करे एक साइड, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, द टोबैको इंडस्ट्री, द रियल एस्टेट, जो टैक्स एवेडर्स हैं, सब सारा बोझ आप पे और हम पे ही क्यों आए जो सैलरीड क्लास है। चलिए इसको तो आगे, बोझ तो खैर बहुत है। बाय द वे, आपने आज पानी पिया? बहुत सारा पानी पिया। बट डू यू बिलीव इन हैविंग वाटर फ्रॉम एनी प्लेस, और आप कोई स्पेसिफिकेशन है आपकी? आई डोंट नो, कराची में रहते हुए तो पानी मिल जाए वही नेमत है। अब लोग करते क्या, देखे यहाँ पे जिनके घरों में लाइन में पानी आता है वो पानी मंगाते हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, लेकिन मिनरल वाटर मंगाते हैं। और जिनके घरों में नहीं आता वो टैंकर से पानी दीगर चीज़ों के लिए मंगाते हैं। और फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बड़े ब्रांड्स, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के RO प्लांट्स जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अब ये कितने ज़्यादा मोहलिक हैं, पेट समेत कई जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो इससे हो रही हैं। दिस इज RO प्लांट्स के 50% से ज़ायद नमूने जो है वो लिए गए, टेस्ट किया गया और वो फेल हो गए। ओके, अब ये फेल होना ये क्या है? 227 प्लांट्स के सैंपल पे टेस्ट किया गया है और 50% रिजल्ट फेल हो चुके हैं। यानी कि हम पानी नहीं खरीद रहे, हम बीमारियां खरीद रहे हैं एक्चुअली। और सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुफरान। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ। यू नो, वी रियली वांट टू डिस्कस कि इस वक्त की सूरत हाल क्या पैदा होगी। हर चीज़ पाकिस्तान में फैशन टाइप की बन जाती है, ट्रेंड सेट हो जाता है। कोई एक नया बिजनेस आता है, हर कोई वही बिजनेस शुरू करने लग जाता है, उसके सर्टिफिकेट्स बटना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं पैसों में या फ्री, वट एवर हैपन्स। बट द थिंग इज़ कि लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो पानी के सैंपल्स हैं उसमें 10,000 बीमारियाँ हैं, पोलियो एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या। उसमें जब RO प्लांट से भी गंदा पानी लोगों के पेट में जाएगा, लोगों की किडनीज़ में जाएगा, वो किस किस किस्म की बीमारियाँ यू नो पैदा करेगा। 50 से ज़्यादा सैंपल्स फेल हो जाना ये शॉकिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा भी आपने इसके मुतालिक बताया बिल्कुल इसी तरह से है।
देखिए प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जैसे सब जगह पर होता है, यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है वो आपको लैकनेस ये नज़र आती है कि जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको इसके ऊपर सर्विलियंस करनी चाहिए, स्पेशली पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के जो है वो नॉर्मल कंजम्पशन के अंदर होती है। दिन भर में तकरीबन एक बंदे को 12 लीटर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से पीने का पानी जो है कम से कम 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी हर शख्स को खाना बनाने के लिए और पीने के लिए जो है वो चाहिए होता है। अब इस मिकदार में अगर आप पानी को देखें तो पानी का कंटामिनेट निकलना, स्पेशली माइक्रोबियल कंटामिनेशन की फॉर्म में, ये एक बड़ा अलार्मिंग है। स्पेशली ई कोलाई और कोलिफॉर्म इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि पानी के अंदर जो है वो सफाई नहीं हो पा रही है जिसकी ज़रूरत है। अब ये होता क्यों है? देखिए अमूमी तौर पे जितने भी आरओ प्लांट्स लगाए जाते हैं वो मिनरल्स को रिमूव करते हैं और साथ-साथ जो उसमें यूवी का सिस्टम या समटाइम्स पैकिंग के दौरान ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को जो है वो होने से भी रोकते हैं और हुई हुई माइक्रोबियल कंटामिनेशन को किल भी करते हैं। अब ब्रीच इस चीज़ का है कि क्योंकि कोई ऐसी एसओपी इस्तेमाल नहीं की जा रही है इन आरओ प्लांट्स के लिए जो इसको प्रॉपर्ली जो है वो सर्टिफाई करें इस सूरत के अंदर कि इन सारी चीज़ों से बचा जा सके, स्पेशली ई कोलाई कोलिफॉर्म। एक चीज़ ये भी है कि हमने पानी की तो अपने बात की, लेकिन क्या सिर्फ पानी ही ख़राब है या फिर जिन चीज़ों में ये पानी हम तक लाया जा रहा है? ऑब्वियसली प्लास्टिक में पानी तो वैसे भी कैंसरस है। ये जो बॉटल्स हैं जो कि 23 लीटर की बड़ी बोतलें होती हैं या उससे भी ज़्यादा लीटर की, इनकी सफाई का भाई क्या मैकेनिज़्म है? ये एक मतलब हमारे घर में महीने के हिसाब से 5 बड़ी बोतलें आईं, हमने इस्तेमाल की, फिर पानी वाला आया, फिर वो ले गया, फिर उसमें दोबारा डाल दी, फिर वो आ गया। इनकी भी तो सफाई नहीं हो रही। एक तो पानी प्लास्टिक में स्टोर करना हैज़र्डस, ऊपर से इनकी सफाई का मैकेनिज्म कोई है? देखें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। हमारे यहाँ तो लोग एक मरतबा बॉटल ले लेते हैं तो उसके कोई क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स का ही नहीं पता होता है। पानी की बॉटल्स में देखता हूँ हरी हो रही होती हैं, यानी उसके अंदर लगा हुआ होता है कि काई नजर आ रही है, अंदर से चिकनी हो रही है। चिकनी होने का मतलब, ये काई लगने का मतलब ये होता है कि आप जितना ही साफ पानी डाल लें, वो प्लास्टिक कंटामिनेशन या बॉटल के अंदर मौजूद जो मटेरियल हैं उसमें स्पेशली जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, जेलेटिनस फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, वो पानी को कंटामिनेट करेंगे। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि देखें पानी एक्सपायर नहीं होता है। पानी तो एक ऐसी चीज है, रनिंग वाटर कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, चाहे आपको इसको किसी भी चीज में रख लें। हाँ, जिस चीज में रखेंगे अगर वहां से कंटामिनेशन आएगी तो यकीनी तौर पे पानी नुकसानदेह हो जाएगा पीने के इस्तेमाल के हिसाब से। अब प्लास्टिक की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल की बात करते हैं जो पीने का पानी होता है, छोटी बॉटल्स में आता है, उस प्लास्टिक की बॉटल के रैपर पे देखें लिखा हुआ होता है, ये कानूनी तौर पे लिखना लाजिम है कि पानी की बॉटल को एक मरतबा इस्तेमाल के बाद कुचल के फेंक दें, यानी उसका दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो प्लास्टिक मटेरियल इस काबिल नहीं होता कि एक मरतबा पानी पीने के बाद जब आप दोबारा भरेंगे तो ऑक्सीडाइज होके उसमें से मटेरियल लीच आउट करते हैं जो आपको नेक्स्ट टाइम नुकसानदेह होंगे। दूसरे जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ होती है, लाइक कि वो 6 महीने रीयूज हो सकते हैं, साल रीयूज हो सकते हैं। ऐसा कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है जो आप बरसों इस्तेमाल कर सकें, यानी आपने फॉर एग्जांपल 1 गैलन खरीद लिया और आप उसको 10 साल 15 साल इस्तेमाल करते रहें या 3-4 साल इस्तेमाल करते रहें। उस प्लास्टिक मटेरियल की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, जब वो खत्म हो जाए तो यकीनी तौर पे उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को ये भी नहीं पता कि जब इस प्लास्टिक को आप धूप में रख देते हैं, यानी ये जो पानी की गैलनें भर भर के हम धूप में रख देते हैं, ये जो मेल्ट हो रहा होता है ये प्लास्टिक, वो आपके पानी में शामिल हो रहा होता है। फिर जब आप उसे पीते हैं तो आपके जिस्म में आसान लफ्ज़ों में या जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता व्हाट माइक्रोप्लास्टिक, ये कैसे बन जाता है। एक तो ये कि जब ये बोतलें आती हैं, जिन गाड़ियों में ये मूव हो रही होती हैं बोतलें, वो खुली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें मुसलसल धूप पड़ी होती है और अच्छी अच्छी ब्रांड्स की बोतलें भी ऐसी आ रही होती हैं। एक दूसरा मुझे बताएं कि इसका हल क्या है। एक ज़माना था हमारे टैप्स में पानी आता था, हम उस पानी को बॉयल करते थे, फिर बताया गया कि इसमें गुड बैक्टीरिया भी ज़ाया हो जाता है, तो फिर ये आरओ प्लांट का शुरू हो गया मामला। व्हाट डू वी डू, बिकॉज अगर कोई भी सिस्टम अपना पूरा काम नहीं कर रहा, एक आम आदमी इस पानी को साफ करने के लिए, अपनी सेहत के लिए फिर क्या करे? देखिए आसान तरीका तो यह है कि जैसे पहले हुआ करता था, पानी जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ अगर आप इस्तेमाल करें वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ये मिनरलाइज वाटर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो जो नहरी निज़ाम है इसके ज़रिए से अगर पानी रनिंग वाटर के फॉर्मेट में आ रहा है और जस्ट आपने बैक्टीरिया को अगर पाक करना है, तो पहले ज़माने में लोग जो है उबाल लिया करते थे, उबालने से उसकी थोड़े बहुत नमकियात ज़ाया हो जाते थे, लेकिन बैक्टीरिया मर जाते थे। आजकल जो टेक्निक अवेलेबल है, अगर लोग घरों में साफ पानी आ रहा हो
तो 3 जो है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम आता है 3 लेयर उसका टैंक्स का, तो उसमें फिल्टर हो रहा होता है पार्टिकल्स, फिर उसके बाद उसमें से डिओडराइजेशन हो रही होती है, और साथ में यूवी का एक छोटा सा टैंक लगा हुआ होता है जहां से आपके यूज होने वाले पानी जो है उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपको साफ सुथरा पानी और जो मिनरल जाया हो जाता है उसको अपने पानी में कैसे डालें वापस? देखिए आरओ के अंदर तो ये होता है कि रीमिनरलाइजेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें आप अलग से सॉल्ट मिलाते हैं। यही वजह है कि आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के पानी जो है ना उसमें हल्का हल्का टेस्ट का फर्क मिलेगा। वो वजह यही होती है कि पूरे पानी में से सारे मिनरल्स को आउट किया जाता है और फिर जो पानी बच जाता है उसको दोबारा से रीमिनरलाइज करने के लिए सॉल्ट्स की एडिशन की जाती है ताकि उस पानी का टेस्ट भी डेवलप हो, क्योंकि खालिस पानी हम अगर लेंगे तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आम आदमी हूँ जिसकी आमदन इतनी ज्यादा नहीं है, जो एक आरओ प्लांट नहीं लगा सकता, जो उसकी फिल्टरेशन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सफाई सुथराई, उसके पैसे, फिल्टर चेंज करना, ऑल दैट, व्हाट डू आई डू? टैप वाटर को बॉयल करूं, उसे रीमिनरलाइज कैसे करूं? नहीं, इस पे डॉक्टर साहब मैं अपना आपको एक ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ, साथ ही आपको भी। माई ग्रैंड मदर यूज टू पुट, गालिबन वो फिटकरी थी या गंधक होता था, वो जिस वक्त पानी आता था वो टैंक में डाल दिया करती थी और उसके बाद गंधक, हाँ मुझे हाँ गंधक था शायद, तो ज़रूरत उस वक्त जब मैं छोटा था मुझे तो कभी ज़रूरत पेश नहीं आई कि पानी बॉयल हो रहा है या फिर कोई टैंकर आ रहा है या फिल्टर आ रहा है। सो क्या इस तरह से भी हम कुछ पानी को प्योर कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं? देखें आपने बड़ी अच्छी एक तरफ निशानदेही की है। फिटकरी का इस्तेमाल देखें अब ये साबित हो गया है कि नुकसानदेह, क्योंकि फिटकरी जो है ना खून को जमाता है। तो ये जिस तरह से पार्टिकल्स को लेके सेटल डाउन होता है, इसी तरह से इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर खून के साथ ये मिक्स होगी फिटकरी तो ये खून के अंदर भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। तो इसलिए दुनिया भर में अब फिटकरी का इस्तेमाल तो नहीं रहा। हाँ अलबत्ता गंधक जो है ना, सल्फर, ये एक बड़ा अच्छा जो है वो सोल्यूशन है, लेकिन मसला ये है कि लोगों को गंधक के बारे में ये नहीं मालूम कि इसको टैंक में डालते हुए करना क्या है। अमूमी तौर पे होता क्या है कि गंधक घर बनते टाइम जिस वक्त अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक होता है उसमें गंधक डाल दी जाती है। गंधक क्या करता है, सारा मैल कुचैल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप कभी जरा अपने टैंक से गंधक के पीसेस को निकाल के देखें, पूरे मडी हो रहे होंगे। करना क्या चाहिए कि उसको हर थोड़े दिन के बाद एक बाल्टी में करके डालें और टैंक से वो बाल्टी निकाल के आप गंधक को साफ कर लें अच्छी तरह ब्रश से, तो उसके जो पोर्स होंगे वो खुल जाएंगे और वो गंधक दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। अब हमारे यहाँ तो एक मरतबा डलने के बाद फिर वो कभी अगर 5-10 साल के बाद सफाई के लिए उतरे हम तो निकल के आते हैं और फिर उसकी जो है क्लीनिंग की जाती है। एब्सोल्युटली कुछ प्रोटोकॉल सबको मालूम होने चाहिए हैं घरों के अंदर। एब्सोल्युटली डॉक्टर गुलफराद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि देखने वालों को भी कुछ जरूर लाजमी मिली होगी। और कोशिश तो हमने ये की कि आम ज़बान में, मतलब बहुत सारे मुश्किल लफ्ज़ आ जाते हैं ना, लोगों को आधी बात समझ में नहीं आती, सो वी डिड ट्राई। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि पानी अगर उबाल लें और उसको मटके में डाल लें तो कई चीज़ें जो है ना उस वक्त भी हमारी थोड़ी रिसर्च है, मतलब हम सबके पास फ़ोन है, हम सब बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस फ़ोन को। अगर थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए कि कौन से मिनरल्स पानी उबालने से ज़ाया हो जाते हैं, उनको रीमिनरलाइज कैसे किया जा सकता है, तो आई होप। आप क्या क्या सर्च करती है मोबाइल पे? क्या आप क्या क्या सर्च करती है मोबाइल पे, आप मुझे बताएंगी ब्रेक में। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ये किस तरह का सवाल था? ब्रेक के बाद मैं क्या क्या सर्च करती, ये तो मेरी प्राइवेसी की बात हो रही है। वेलकम बैक। तो देखा आपने कैसे मैं वॉक करते करते पार्क में आपको यहाँ पर पहुँच गई वॉल पर बताने के लिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वेदर लाइक। वेल, मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्मी रहेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, गर्मी है तो गर्मी रहनी है ओवरऑल पूरे मुल्क में इस वक्त। इट्स गोइंग टू बी गेटिंग वेरी हॉटर अंटिल जून एंड जुलाई एंड एंड ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट। लेकिन इस वक्त तमाम तर सूबों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, सो दैट व्हाट इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू। 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और दिन का जो दर्जा हरारत है बलूचिस्तान में भी वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। सो जहाँ पर भी इस वक्त 30s में था, दैट इज़ गोइंग टू गो टू 40s। जहाँ ऑलरेडी 40s था, तबाही मचने वाली है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पर पानी का बहुत ख्याल रखें, अच्छे ठंडे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ऑल्सो ये मेंटेन रखें कि आपके जो ग्लूको लेवल्स हैं वो क्या हैं, आपके ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, और ये जो आपका प्रोसेसर है इसको ज़रा ठंडा रखें, तर रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चले जी इलाकों पर आ जाते हैं। तो
बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलबर्स्तान में बताया जा रहा है 5 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर ऊपर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयर एज कराची के अलावा जो दीगर बड़े शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की, ज़रा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेटा की। क्वेटा में इस वक्त मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 16 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 रहने का इम्कान है। इसके अलावा मुल्तान का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करते हैं। बताया ये जा रहा है कि मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री, कम से कम 31 रहेगा। और लाहौर में भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 तक जा सकता है, मिनिमम 28 तक रहेगा। इस्लामाबाद में अब हम देख रहे हैं कि आते दिनों के साथ टेम्परेचर यहाँ भी जो है वो 40 अबव जा रहा है एंड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर भी ज़्यादा टेम्परेचर 41 और कम से कम 27 रहने का इम्कान है। पेशावर में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 26, जबकि मैक्सिमम 43 को छू सकता है। और जब हम पंजाब की तरफ आ जाते हैं, पंजाब के दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों का तो हमने आपको बताया है, बदन फैसलाबाद में टेम्परेचर 44 को टच करेगा, मिनिमम 30 होगा, तो यहाँ पर तो सुख का सांस नहीं मिलने वाला है। DI खान में भी बताया जा रहा है कि वो भी DI खान, गवादर, मरी का टेम्परेचर भी आपके साथ शेयर करते हैं, विच इज़ राइट हियर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। DI खान में 41 रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 27। गवादर में टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 43 मैक्स एंड मिनिमम इट इज़ गोइंग टू बी 28। और मरी में जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियां, वहाँ पर थोड़ा सा सुख का सांस आप ले सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी हाई बट 28 तक जाएगा, मिनिमम 23 तक रहेगा। और मुजफ्फराबाद में 35, जबकि कालाम में 12 और स्कर्दू में 15 तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो दिस इज़ इट। इसके अलावा एक तरफ गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है और फिर हम देख रहे हैं कि कराची और बड़े शहरों में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखना है आपको, बिकॉज दिस गर्मी ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। एक तरफ गर्मी से शहरियों का हाल बेहाल है और ऐसे में आवाम पर लोड शेडिंग भी हो रही है और फिर इस लोड शेडिंग की वजह से कराची में कहीं 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और जो ओवरऑल लोगों की तमाम तर काम है या कारोबार ज़िंदगी है वो रुका हुआ है। इसी पर ज़रा सी बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे काशान हमारे साथ मौजूद है। सुरजानी का इलाका है, सेक्टर 4, यहाँ पर क्या सूरत हाल है बिजली की बंदिश की, ज़रा ये भी उनसे जान लेते हैं। बताइएगा इस वक्त काशान क्या सिचुएशन नज़र आती है, जैसी गर्मी बढ़ती है लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा बढ़ती है। जिस इलाके में आप यहाँ मौजूद है कितनी लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जहाँ गर्मी के बढ़ते ही मुताबिक इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वैसे सरजानी के इलाके सेक्टर 4D में भी लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी जो शदीद परेशान है। शहरी मेरा हमरा मौजूद है, कितने घंटे यहाँ लाइट दी जा रही है और कितने घंटे लाइट नहीं दी जा रही है? घंटे में से यहाँ पर 6 घंटे लाइट होती है, बाकी टाइम लाइट नहीं होती है। और यहाँ पर अगर किसी जिम्मेदार के बच्चे की सालगिरह होती है तो जब लाइट होती है उसके बाद जो लाइट जाती है, लाइट का कोई नामो निशान नहीं होता है। और कहने का मकसद है गैस भी नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ की परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक को? मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक खत्म हो, वापसी वापदा है। बिल इतना आता है, बिल इतना आ रहा है, मंथली हम 20,000 25,000 रुपये बिल बन रहे हैं, मगर वही 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होती है, बाकी 18 घंटे लाइट गायब है। बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल आपने कहा कि इलाका मकीनों का दावा है कि इलाके की बिलिंग भी जो है वो मुकम्मल की जा रही है, जिसके बाद जो है 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर हो रही है। ठीक है काशान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द डिटेल्स। भाई गर्मी बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, लोगों का बुरा हाल है। और गर्मी कितनी बढ़ेगी मजीद, इस पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर कराची वाले मजीद झेलें अभी गर्मी, कब तक? जी बहुत शुक्रिया। कराची में आप गर्मी एज सच टेम्परेचर के हिसाब से कहें तो टेम्परेचर्स तो तकरीबन नॉर्मल ही चल रहे हैं, ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। और इस बात की तवक्को है कि आने वाले हफ्ते के दौरान टेम्परेचर में मज़ीद कुछ इजाफा होगा, तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। सही है। अच्छा, कराची में टेम्परेचर, बारिश का कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा था पहले कि शायद थोड़ी बहुत बारिश कराची में हो सकती है, बट दैट डिडंट हैपन। मई के एंड में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए या एटलीस्ट जून में? देखिए जी, अभी तक के तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक कराची में तो फिल वक्त बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा, हम अर्ली मॉनसून की भी कुछ बातें सुन रहे थे, वो मुल्क के किस हिस्से में एक्सपेक्टेड है?
देखें जी, मॉनसून पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर तक होता है और महकमा मौसमियात आने वाले 1 से 2 रोज़ के दौरान मॉनसून की जो है वो एडवाइजरी इशू कर देगा। ताहम अब तक के पैरामीटर्स के मुताबिक इस साल मुल्क भर में तकरीबन जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। अच्छा। तो बारिशों के लिए ज़रा सा ये बताइएगा कि कौन से टाइम पर एक्सपेक्ट किया जाए कि बारिशें होंगी और कितने स्पेल्स इस दफ़ा एक्सपेक्ट किए जाएँ बारिशों के? देखें, ये अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि स्पेल्स का जो है वो टाइम टू टाइम ही अंदाज़ा होता है और लॉन्ग रेंज जब फोरकास्ट होती है उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होंगी या ज़्यादा होंगी। चलें, ठीक है, लेकिन एक ये चीज़ है कि मामूल से ज़्यादा होंगी, हमें ये देखना है कि थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब। पिछले के साल एंड हुआ उसमें तो यही डर था ना कि बारिशें मामूल से कम हुई हैं, लेकिन क्या वो कवर अप हो सकती है? क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और मसला जो फैसल वो हो गया है कि बारिशों का टाइम तब्दील हुआ है और फिर चूंकि बारिशों का टाइम तब्दील हुआ है तो फिर लोगों के जो फसलें एंड ऑल दैट सारी चीज़ें उनको बड़ा नुकसान पड़ता है। एक और चीज़ भी ये है कि हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स का बहुत जो फ्लड का पानी है वो नुकसान हमें ज़्यादा पहुँचाता है, फ़ायदा हमें कम देता है। फ़ायदा लेने के लिए हमें रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, और रिजर्वायर्स का मसला कब हल होगा? देखिए, शो का वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जाते जाते हम आपको ये बता सकते हैं कि आजकल भारतीयों से फ़िज़ा में कुछ भी नहीं उड़ रहा है। 60 तो आपको पता ही है, जिसको 7 भी क्लेम किया जा रहा है। फिर हुआ ये कि इसरो जो है उन्होंने कोई रॉकेट भेजने की ऊपर कोशिश की, सैटेलाइट वो भी फट गया। अब ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, एयर एम्बुलेंस है और ये ओके, पहले तो मजाक एक तरफ, एक चीज़ अच्छी हुई कि कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी स्केरी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि हेलीपैड पे लैंड नहीं हुआ, ये हार्ड लैंड पे लैंड हुआ है, पथरीला इलाका था और रॉक्स पे लैंड किया ना, और टेल देखे द टेल इज गॉन। या एंड आई जस्ट रियली होप के अंदर अगर बिकॉज बताया गया जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई अंदर पेशेंट मौजूद था तो वो किस हद तक सेफ रह पाया है, ये है कोई टेक्निकल बताया जा रहा है, वजह आ गई थी। But India really needs to look into this matter. Into their aviation? Exactly, into their overall aviation, that what's going wrong. But ये है कि ऐसे, this is not funny obviously. We are more concerned about this कि ये बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ट्रेनिंग के जो भी इवन उनके प्लेन्स होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि वो क्रैश हो रहे हैं। सो आई थिंक ये ज़रा देखना होगा इंडिया को, बिकॉज जानी नुकसान नहीं होना चाहिए और इंसान की कीमत कोई भी नहीं चुका। और अगर आप एविएशन ट्रेनिंग चाहिए तो आजकल एक मुल्क है वो पूरी दुनिया को एविएशन ट्रेनिंग दे रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो आपके पड़ोस में ही है, वो मुजाहिरा भी देखा है, वो मुल्क आपके बिल्कुल पड़ोस में है, आपके थोड़ा सा आपने वेस्ट पे आना है और वो आपको ट्रेनिंग जो है उसकी मुहैया हो सकती है। आज की शो से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।